अभी तक हमने क्या कर लिया है, इंटेलिजेंट गेसिंग के कोर्स वर्क में हमने 2020 का यूपीएससी का पेपर सॉल्व करना शुरू किया था और मैंने आपको एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया है। 1 से लेके 20 पहले हुआ था, उसके बाद 21 से लेके 40 हुआ था, फिर हमने किया था 41 से 60 और फिर हमने किया था 61 से 80। ये लास्ट लेक्चर है 2020 का। और यहाँ तक अगर आप कर रहे हैं और अगर आपने सारी बातें ध्यान से सुनी हैं तो यू आर गोइंग टू क्लियर द प्रीलिम्स फॉर श्योर, उसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 81 का पेपर आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है कि डिफिकल्ट लगे। इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आपके प्रोटेक्टेड एरियाज़ की बात है और साथ ही साथ कुछ लिस्ट बनाई हुई हैं स्केड्यूल्ड स्पेसिस की, स्केड्यूल 1 2 3 4 5 6 करके। 6 का जो स्केड्यूल है उसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में प्लांट की बात होती है, जिस प्लांट को आप कल्टिवेट नहीं कर सकते। इसके मैंने WLPA का एक अलग से लेक्चर बनाया हुआ, तो आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं, गूगल कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट IAS कॉरिडोर, आपको मिल जाएगा 1 घंटे का। लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। एक्सट्रीम स्टेटमेंट का ये क्वेश्चन है, एक्सट्रीम। ये एलिमिनेशन की टेक्निक क्या होती है, अब देखिए। इफ ए पार्टिकुलर प्लांट स्पेसीज इज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो क्या होगा, व्हाट इज इट्स इम्प्लीकेशन। अब इम्प्लीकेशन सुनिए, पहले मैं ए को नहीं देखता हूँ, बाकी इम्प्लीकेशन देखते हैं। किसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 6 में अगर किसी प्लांट स्पेसीज को डाल दें तो उसका इम्प्लीकेशन ये होता है कि आप उसको कल्टीवेट नहीं कर सकते। एक नॉर्मल कॉमन पर्सन उसको कल्टीवेट नहीं कर सकता। ये बात तो सही है। सच ए प्लांट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ओके, इट इज ए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट। नहीं, शेड्यूल 6 में डालने का मतलब ये है कि वो प्लांट जो है उसकी आप कल्टिवेशन नहीं कर सकते। जेनेटिकली ही मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट होता तो सबसे पहले BT कॉटन को डालते हैं शेड्यूल 6 में। शेड्यूल 6 में फिक्स नंबर ऑफ प्लांट स्पेसीज हैं, संड्यू वगैरह है जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड की तो बात ही नहीं आ रही, ये तो वेग स्टेटमेंट है, अनरिलेटेड। सच ए प्लांट इज इन्वेजिव एंड हार्मफुल टू द इकोसिस्टम, तो सारे इन्वेजिव प्लांट वहाँ पे डालने चाहिए थे। यूकेलिप्टस भी डाल देते, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। वाटर हैसिन डाल देते, नो। तो ये तो अनरिलेटेड स्टेटमेंट है, आपको कंफ्यूज किया गया है यहाँ पे। क्योंकि जब आप मेरा भी लेक्चर देखेंगे या कहीं भी शंकर आइस पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे ये पता चलेगा सच ए प्लांट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड, लेकिन ये नहीं लिखा रहता कि सच ए प्लांट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट दैट प्लांट। नाउ इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना, लाइसेंस भी आप कहीं भी नहीं सुनिएगा अपनी पढ़ाई में, आप सुनेंगे ये स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को चेंज किया गया। आपने सुना था अपनी किताबों में, मेरे लेक्चर में, सच ए प्लांट विच इज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड। बट मैंने कभी ये नहीं बोला कि कल्टिवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। क्यों नहीं बोला, क्योंकि इंडिया में कई सारे रिसर्चर्स हैं जो उस प्लांट में रिसर्च कर रहे हैं, है ना। गवर्नमेंट अपने तरफ से करवा सकती है। कोई PhD कर रहा है अगर संड्यू प्लांट पे, तो वो क्या लैब में नहीं उगाएगा उसको, हाँ नहीं उगाएगा। आप खुद सोचिए, कोई बॉटनिस्ट है बहुत बड़ा इंडिया का, रिसर्चर है यार, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट है, उनका कोई डिपार्टमेंट है, उनको उस पर कोई जेनेटिक स्टडी करनी है, उसके कल्टीवेशन देखना है कि उससे क्या होता है नहीं होता, वो तो स्टडी करेंगे ना। तो वो कब, ये आंसर आ गया कि ये नहीं होगा, सच ए प्लांट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। यहाँ पे जो एनी जो है, एनी सर्कमस्टांसेस, वो एक्सट्रीम वर्ड है, उस पर फोकस करना था। एक्सट्रीम वर्ड का मतलब ये नहीं था कि सीधा उसको रॉन्ग कर देना। एक्सट्रीम वर्ड का इंप्लीकेशन देखिए, कैन नॉट बी कल्टिवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अच्छा, मोदी गवर्नमेंट ने पिछला वाला करेंसी जो है वो कर दिया था, नोटबंदी कर दी थी, तो क्या वो पहले के जो आपके 100 रुपये वगैरह के जो नोट थे, हाँ 1000 रुपये के जो नोट थे, तो वो क्या बिल्कुल बैन हो गए थे, ऐसा था क्या? नहीं, ऐसा नहीं था। उसको आपको कुछ एक मिनिमम क्वांटिटी 10 12 या 20 ऐसे करके था कि इतना आप रख सकते हैं, इसके ऊपर रखेंगे तो दिक्कत होगी। कम से कम म्यूजियम में तो रख ही सकते हैं। तो ऐसा नहीं था कि एकदम कोई भी नहीं रख सकता। अगर कल को वो बोल दे कि इंडिया की पुरानी करेंसी, नो बडी कैन कीप द पुरानी करेंसी एट एनी सर्कमस्टांसेस, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। जनरल पूछे तो राइट होगा। तो एनी सर्कमस्टांसेस कल्टिवेट नहीं करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। इंडिया में रिसर्चर बॉटनिस्ट भरे पड़े हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर निकल जाएगा ए, अगर आपने लाइसेंस के बारे में सुना नहीं हो। अब बता दूं, ऐसे प्लांट की कल्टीवेशन के लिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस लेनी होती है कि आप नॉर्मल कल्टीवेशन नहीं कर रहे, रिसर्च वगैरह के लिए कर रहे हैं। इस तरह से आंसर आता है इसका ए। इजी। 82 विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी इन एंशिएंट इंडिया। गुप्ता डायनेस्टी वाज इन फोकस दिस टाइम। गुप्ता हो, मौर्य हो, ये फोकस में रहेंगे, ठीक है। गुप्ता मौर्य फोकस में रहेंगे, हमेशा रहेंगे, ठीक है। तो विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी इन एंशिएंट इंडिया, द टाउन्स घंटासाला, कदुरा एंड चौल वर नोन एज। नाउ क्वेश्चन आ गया कि घंटासाला, कदुरा और चौल क्या थे। मैंने आपको क्या बोला कि पोर्ट्स भी फोकस में रहते हैं एंशिएंट। कैपिटल ऑफ पावरफुल किंगडम, घंटासाला सुन के ही लग रहा है जैसे कोई पाठशाला होती है ना, उस तरह की चीज़ है, तो कैपिटल तो नहीं होगा।
दूसरा, चौल घंटासाला आपने कैपिटल सुना था क्या? प्लेसेज ऑफ एक्सिक्यूटेड स्टोन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर, आपने कितने पिलग्रिमेज बुद्धिस्ट के पढ़ लिए? वहाँ पे कहीं ऐसा नाम सुना? बी और डी तो एलिमिनेट हो जा रहा है, लेकिन वहाँ पे कन्फ्यूजन है, फॉरेन ट्रेड के लिए पोर्ट है या स्टोन आर्ट और आर्किटेक्चर का प्लेस है। तो एनीवे अभी बीच में कुछ काम आ गया था, सॉरी। तो दो ऑप्शन है आपके पास बचे हुए, पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड या फिर प्लेसेज ऑफ एक्सिक्यूटेड स्टोन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। एक थोड़ा सा अब यहाँ पे हम फंस चुके हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर तो हमने ऐसा कुछ सुना नहीं, तो हमने एलिमिनेट कर लिया। कैपिटल ऑफ पावरफुल किंगडम, ऐसा तो हमने सारे किंगडम याद रखे हैं, महाजनपद जनपद वाले, तो वो एलिमिनेट कर लिया। वो भी कैपिटल की बात हो रही है, तो वो एकदम कोई ना कोई तो सुना होना चाहिए था। पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड में भी हमने कुछ सुने थे, लेकिन उसमें नहीं सुने थे। प्लेसेज ऑफ एक्सिक्यूटेड जो स्टोन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ऐसा हमने कुछ सुना नहीं। तो मिला जुला के हमें ए और सी में कन्फ्यूजन हो गया कि भाई ए और सी में कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे में हम क्या करें? देखिए, अगर आपको फोकस एरिया पता है यूपीएससी का पोर्ट्स वगैरह, तो आप यहाँ पे जो कि 50-50 आ गया, तो आपको अटैम्प्ट तो करना है, तो अच्छा होगा कि आप पोर्ट वाला मार्क करके चले आएँ, ठीक है। और अदरवाइज़ आपके मन में चल रहा है, चूल मची है कि नहीं चलो हम तो प्लेसेज ऑफ स्टोन आर्ट एंड आर्किटेक्चर करके आएंगे, तो करके आइए। पेपर करके आने के बाद घर में फिर क्या होगा, आप जब मैच करेंगे पोर्ट्स निकलेगा, तो आप क्या बोलेंगे? घंटासाला, ठीक। कभी कभी होता है, सारे क्वेश्चन लास्ट में आपके राइट ही नहीं आ जाएंगे, 200 नंबर नहीं आते किसी के, तो ठीक है। ऐसे भी तो 50-50 पे आप आ ही गए ना, तो आपकी प्रोबेबिलिटी राइट होने की तो 50% हो ही गई। अगर वो राइट होने का 50% है, तो आपके मार्क्स तो मतलब समझ रहे हैं, 2 नंबर है यहाँ पे। और लूज़ करने का कितना है? लूज़ करने का पहले तो चांस 1/2 है, उसमें भी 0.67 का, तो आपके लूज़ करने से आपको क्या होगा? 0.33 के नुकसान होगा, और गेन करने से कितना हो जाएगा, खुद ही सोच लीजिए। तो बन वहाँ पे आपको अटैम्प्ट तो करना था। व्हाट इज और आर द एडवांटेज और एडवांटेजेज ऑफ जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर, ये भी PT 365 वगैरह में करंट अफेयर में आता रहता है। जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर के फ़ायदे क्या हैं? कुछ ना समझ में आए तो ऐसे में सारे कर दीजिए, क्योंकि सारे ना बहुत जेनरिक अच्छी बातें हैं। सॉविंग ऑफ व्हीट इज़ पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेसिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप। प्रीवियस क्रॉप चावल जो होता है उसका रेसिड्यू बर्न किए बिना करें, क्यों? क्योंकि उसमें वो यूज़ हो रहा है सॉविंग ऑफ व्हीट में, इसलिए उसका खरपतवार का यूज़ हो रहा है फर्टिलाइजेशन में। समथिंग लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग के जितने फायदे होंगे वो जीरो टिलेज के भी होंगे। विदाउट द नीड फॉर नर्सरी ऑफ राइस सैपलिंग्स, डायरेक्टली सैपलिंग ऑफ द पैडी सीड्स इन द वेट सॉइल इज पॉसिबल। अब ये पता नहीं है, बट हमें ऐसे में मानना है कि ऑलमोस्ट सारे सही होंगे। ये एक ट्रिक है, कुछ ना समझ में आए, किसी अच्छी चीज़ के बारे में लिखा हुआ तो उसके सारे फायदे होंगे। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन द सॉइल इज पॉसिबल, यस, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन तो पॉसिबल ही होगा, कार्बन का एलिमिनेशन यहाँ पे कम होगा, है ना। तो सारे आपके ऑप्शन ऐसे में आपको मार्क कर देने चाहिए, कुछ ना समझ में आए तो, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना, ज़ीरो टिलेज, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ गया, तो इन सारी चीज़ों के बारे में जनरली पॉजिटिव ही लिखा जाता है, निगेटिव आपको नहीं बताया जाता उतना, क्योंकि रिसर्च का काम आपका नहीं है। तो सारे कर दीजिए, आपका सही हो जाएगा। नाउ वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 84। अकॉर्डिंग टू द Indian national policy on biofuels, which of the following can be used as raw material for the production of biofuels? अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए कि भाई इतने सारे रॉ मटेरियल हैं, कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं बायोफ्यूल में? इसका आंसर बहुत आसान है, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। अब आपको नहीं पता है कि कसावा का यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, डैमेज व्हीट ग्रेन का कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ग्राउंड नट के सीड लिखे हुए हैं। बाय द टाइम यू यूज़ ग्राउंड नट सीड्स एज रॉ मटेरियल फॉर बायोफ्यूल, तो इसका मतलब ये हो गया कि ग्राउंड नट जिससे कि ऑयल निकलती थी, ऑयल सीड्स है यार, और उसके भी आप सीड निकाल लेते हैं। मतलब प्लांट को बनने के पहले वो भी ग्राउंड नट जैसी महंगी चीज़, मूंगफली जैसी महंगी चीज़, उसके सीड को निकाल के बायोफ्यूल में डाल दीजिए, ताकि तेल निकलेगा, वो बायोफ्यूल जो इंजन चलेगा। गाड़ी चलाना इंपॉर्टेंट है कि फूड इंपॉर्टेंट है? तो ये तो फूड वर्सेस फ्यूल को कन्फ्लिक्ट को राइज दे रहा है ना, फूड वर्सेस फ्यूल। तो हमारे पॉलिसी में, गवर्नमेंट की पॉलिसी में ग्राउंड नट के सीड को नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट आपके चावल और गेहूं को सीधे जो MSP पे बिक रहा था, उसको जाके आप फ्यूल में नहीं डाल दोगे कि चलो इसको जला देते हैं, ऐसी मूर्खता नहीं करते, ये तो कॉमन सेंस है यार। ग्राउंड नट अगर ख़राब हो जाता तब यूज़ कर देंगे, ठीक है, सड़ जाता फिर कर देंगे, ठीक है, लेकिन ग्राउंड नट के सीड जो कि ऑलरेडी इतनी कॉस्टली हैं, उसको जाके फ्यूल में डाल दोगे? फूड इंपॉर्टेंट है कि फ्यूल? पहले फूड इंपॉर्टेंट है, जिंदा रहना। तो ये तो आपके मतलब कंट्री में पॉवर्टी ला देगा, फूड का इशू ला देगा, राइट, हंगर का ला देगा। तो पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हंगर की फुलफिलमेंट करेंगे कि फ्यूल की फुलफिलमेंट करेंगे? हंगर की ना। तो हम इतना जानते हैं कि ग्राउंड नट का सीड तो पक्का यूज़ नहीं करेंगे, तो 3 नहीं होगा ना, 3 नहीं होगा, तो आंसर आ गया 1 2 5 6। अब कुछ और देखने की क्या ज़रूरत थी क्वेश्चन में? थी क्या? नहीं थी।
देखिए बाकी सारे कैसेवा का यूज़ कर सकते हो। हाँ, डैमेज्ड व्हीट ग्रेन लिखा हुआ है ना, व्हीट ग्रेन नॉर्मल नहीं डैमेज, तो डैमेज का यूज़ करो ना, कौन रोक रहा है। हॉर्स ग्राम, हॉर्स ग्राम की जो बात करें तो फिर अगेन फिर वही कन्फ्लिक्ट आ जाएगा, है ना। हॉर्स ग्राम का आप खाओगे कि उसको मतलब फ्यूल में डालोगे। देखो पोटैटो नॉर्मल नहीं, क्या लिखा हुआ, रॉटन पोटैटो, ईजी ना, रॉटन पोटैटो का यूज़ कर सकते हैं। शुगर बीट का यूज़ किया जाता है। शुगर बीट जनरली मतलब आप जो है उसको खाने के लिए मतलब वो आपका कोई सीरियल टाइप की चीज़ नहीं है, आप जो डेली वगैरह खाते हो। और उस शुगर बीट के भी ना जो मतलब मोलेसेस होते हैं उनको यूज़ करते हैं। लेकिन आपका एलिमिनेशन तो यहीं से था, ग्राउंड नट यूज़ करोगे नहीं यूज़ करोगे, हॉर्स ग्राम यूज़ करोगे नहीं यूज़ करोगे। तो ग्राउंड नट नहीं यूज़ करेंगे तो फिर तो सारे ये ऑप्शन चले गए ना, तो बस एक ही गया 1 2 5 6, तो मार्क कर देना है। कल को मैं बोलूँ कि काजू का उपयोग करोगे आप फ्यूल बनाने में, तो नहीं करोगे ना। और गरीबों का तो बादाम होता है, मूंगफली, हमारे घर में तो बादाम ही बोलते हैं गाँव में, ठीक है। 85, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। नाउ यहाँ पे एक वर्ड आ गया सोशल, एक हमने पढ़ा था सोशल कैपिटल, वो था मतलब आपके सोशल कैपिटल से रिलेटेड कि लोगों के इंटर रिलेशन से एक कैपिटल जनरेट होता है, सब सारी चीज़ें जुड़ी रहे। तो अब ये सोशल कॉस्ट की बात हो रही है, वो भी कार्बन की। इट इज़ ए मेजर इन मॉनेटरी वैल्यू, तो कार्बन का कितना कॉस्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे, कार्बन का जो एमिशन हो रहा है तो सोसाइटी पे कितना खर्च पड़ रहा है, कॉस्ट पड़ रहा है, अगर उसको हम पैसे में मापें तो क्या होगा। लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाई ए टन ऑफ CO2 एमिशंस इन ए गिवन ईयर, लग रहा है कि ठीक होगा, चलो देखते हैं बाकी ऑप्शन देखते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर ए कंट्री टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू इट्स सिटीजन बेस्ड ऑन द बर्निंग ऑफ दोज। अब जब फ्यूल की रिक्वायरमेंट की बात आ गई थी तो पॉजिटिवली बात करने लगे ना कार्बन की, यहाँ तो हम सोशल कॉस्ट की बात कर रहे कार्बन का उपयोग करने का, तो ये नहीं होगा ना, बात को समझो। रिक्वायरमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर ए कंट्री टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू इट्स सिटीजन्स बेस्ड ऑन द बर्निंग ऑफ दोज फ्यूल, ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट है फॉसिल फ्यूल का, कि फॉसिल फ्यूल की हमें ज़रूरत है, हम फॉसिल फ्यूल को जलाएंगे, तो उसको तो सोशल कॉस्ट नहीं बोलेंगे ना। अब लेकिन अब फिर भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है सोचने में, ऐसे में एक आंसर आएगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत एलिमिनेशन पॉसिबल है यहाँ से। एफर्ट्स पुट इन बाय क्लाइमेट रिफ्यूजी टू अडेप्ट टू लिव इन ए न्यू प्लेस, ये हो सकता है, यहाँ पे आप डाउटफुल हो सकते हो कि क्लाइमेट रिफ्यूजी जो है, कार्बन एमिशन के कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण रिफ्यूजी हो रहे हैं, अब वो नए प्लेस में जा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, नया घर बना रहे हैं, तो उसका भी एक कॉस्ट होगा, तो ये सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन हो गया। लेकिन ये कहीं ना कहीं सोशल बर्डन ऑफ कार्बन रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट एनीवे कन्फ्यूजन है यहाँ पे, मैं एक्सेप्ट करूँगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन टू द कार्बन फुटप्रिंट ऑन द प्लानट अर्थ, ये नहीं, एक इंडिविजुअल का रहेगा तो सोशल कॉस्ट नहीं होगा, वो कंबाइंड इंडिविजुअल की बात होती तो चलता, तो ये तो आप एलिमिनेट कर सकते। तो दो में कन्फ्यूजन है यहाँ पे, आप 50-50 कंडीशन में है, अब कोई भी मार्क करिए गलत या सही होगा। लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाई ए टन ऑफ CO2 एमिशन इन ए गिवन ईयर, और ये ज़्यादा एप्ट क्यों है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म लगा हुआ, दिस इज ए वेरी होलिस्टिक स्टेटमेंट कि लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाई ए टन ऑफ CO2 एमिशन इन ए गिवन ईयर। ओके, तो उस हिसाब से आप मार्क कर सकते हैं, बट रॉन्ग होने के भी चांसेस हैं, उसको एक्सेप्ट करिए, सारे क्वेश्चन सही नहीं होते। 86, विथ रेफरेंस टू द पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप, ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप। देखिए ऐसे तो ब्लैक ग्राम को खरीफ क्रॉप बोला जाता है, लेकिन इसकी खासियत है चूँकि दाल जो है ना, दाल खरीफ में रबी में दोनों में उगाए जाते हैं, रेशियो इज़ अराउंड 60-40, बट ये दोनों सीजन में उगाए जाते हैं। तो कभी कभी आपको NCERT में मिलेगा कि ब्लैक ग्राम इज खरीफ क्रॉप, बट डोमिनेंटली प्रीडोमिनेंटली ये इन्होंने बोला कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी, तो उस हिसाब से ये सही हो जाता है। अब ये नॉलेज की बात है ना। ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन, ये स्टेटमेंट बहुत रॉन्ग हो जाता है कि ग्रीन ग्राम मतलब मूंग की जो दाल है भारत में 50% से ज़्यादा होती है मूंग की दाल। अच्छा, ये कैसे हो सकता है, मूंग की दाल से ज़्यादा तो हम लोग अरहर की तूर की दाल खाते हैं, इतना तो कम से कम याद ही होगा आपको। ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग सबको पता है। यही है कि आपको यहाँ पे साथ ही साथ जो है देख लेना चाहिए हिंदी ट्रांसलेशन भी। देखिए हिंदी ट्रांसलेशन कितना अच्छा दिया हो, आप जब कन्फ्यूज हो जाए तो ये देखिए, उड़द की खेती रबी और खरीफ दोनों में हो सकती है, ये हो सकती है, लेकिन आप कन्फ्यूज नहीं जानते। कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का दाल होता है। कितने लोग डेली मूंग की दाल खाते हैं भाई, उससे ज़्यादा तो हम लोग तुअर की दाल खाते हैं। तो ये तो हमें रॉन्ग पता है। हिंदी ट्रांसलेशन देखना है क्या है, ट्रिक है। जब आप कंफ्यूज हो जाए, इंग्लिश तो इतनी आपको आती नहीं, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, पिजन पी, फलान डेकान, तो दो तो एलिमिनेट हो जाएगा, और दो एलिमिनेट हो जाएगा तो आंसर वगैरह आंसर केवल वन। बात खत्म, सीरियसली खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म।
बाकी है कि पिछले 3 दशकों में इन लास्ट 3 डिकेड्स जहाँ खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है, ऐसा नहीं है, बट ये हमें नहीं पता है, ठीक है। लेकिन आप याद रखिए कि जब 3 डिकेड्स की बात करने लगे और ऐसा स्टेटमेंट देने लगे तो समझ जाइए कि रॉन्ग है वो मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। बाकी एलिमिनेशन बहुत ईजी क्यों था? रॉन्ग इसलिए था कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा दाल खाई जाती है वो है चना दाल, पिजन पी, ठीक है। एक सेकेंड उसमें दिखाता हूँ ना इंग्लिश वाले में अब। हाँ, सबसे ज़्यादा दाल खाई जाती है इंडिया में कौन सी? चना दाल उगाई जाती है ऐसे, हाँ, चना दाल। उसके बाद होती है अरहर की दाल जिसको कि हम लोग तुअर दाल भी कहते हैं, और उसके बाद होती है मूंग की दाल जिसको हम लोग यहाँ पे ग्रीन, क्या बोल रहे हैं ये, ग्रीन ग्राम। तो ये हो गया। चना की दाल क्या कहलाएगी? बंगाल ग्राम, या फिर इसको हम लोग चिक पी भी कहते हैं, चिक पी। तो चने की दाल हो गई सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, उसके बाद अरहर की या तुअर की दाल, और उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद मूंग की दाल या ग्रीन ग्राम, ठीक है। इसके बाद काबुली चना और आता है, उसके बाद उड़द की दाल आती है, ऐसे करके क्रोनोलॉजी है इनकी। यहाँ वाले सब सिंपली एलिमिनेट कर सकते थे, मूंग की दाल सबसे ज़्यादा नहीं खाई जाती है, अगर आप हिंदी ट्रांसलेशन एक बार एफर्ट लगा के देख लेते हैं। और ये एलिमिनेट होते ही आपका काम खत्म हो जाता है, एक ही बच जाता है खाली, सिंपल। मज़ा आया ना आपको? मुझे भी बहुत मज़ा आया। 87 द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर। ओह, अ हार्ड फ्रोस्ट इज इंजूरियस टू इट। ओ माई गॉड, it requires at least 210 frost free days and 50 to 100 centimeter of rainfall for its growth. A light, well drained soil capable of retaining moisture is ideally suited for cultivation of the crop. पता है, ये तो हालांकि आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी वगैरह में। इतनी सारी कहानियाँ बता दी ना, बहुत काम आसान कर दिया लास्ट में जाके। ये स्टेटमेंट देखिए, अ लाइट वेल ड्रेन्ड soil capable of retaining moisture is ideally suited for the cultivation. By the time it says that जो soil moisture को retain करेगी और ड्रेनिंग भी होगी ठीक से, वो soil है आपकी black soil, है ना। That means कि they are talking about cotton. Now you might be confused here with tea, right? टी और कॉटन का ही कन्फ्यूजन है, क्योंकि शुगर केन वगैरह की बात नहीं हो रही, इतना तो सबको समझ में आ रहा है। जूट की बात नहीं हो रही, जूट तो बंगाल वगैरह के एरिया की बात हो रही है। हैवी रेन की बात हो रही है, वहाँ पे पानी के बीच में जो है पानी के अराउंड किया जाता है, इसकी सफाई भी की जाती है, पानी का सोर्स बहुत होना चाहिए। शुगर केन की भी बात नहीं हो रही, बात हो रही है यहाँ पे कॉटन की, नहीं तो टी की। थोड़ा बहुत अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होती ना तो आपका काम हो जाता है। एनसीईआरटी का ये मेरे हिसाब से ज्योग्राफी का चैप्टर है, चैप्टर 4 किसी क्लास का। ये देखिए, कॉटन, कॉटन इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट, ठीक है। इंडिया इज बिलीव टू बी, कॉटन इज वन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन से कॉटन चला रहा है, इसलिए कॉटन के बारे में देखिए। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल, जो कि दूसरा स्टेटमेंट था। साथ ही साथ उतने से नहीं, मज़ेदार बात तो यहाँ है, देखिए, इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरीगेशन, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, ब्राइट सनशाइन। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। काम खत्म, टाटा बाय, हो गया। 88 में क्या है? विथ रेफरेंस टू द सोलर पावर, सोलर वाटर पम्प्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पम्प्स एंड नॉट फॉर सबमर्जिबल पम्प। क्यों भाई? मतलब ये कह रहे हैं कि सोलर पावर का यूज़ करके आप जो सरफेस में यहाँ पे कोई खेत है और वहीं पे तालाब है, तो ऐसा इससे अगर पानी निकालना हो वहीं के सरफेस से तो सोलर पावर का यूज़ कर सकते हैं, और अंदर रहेगा तो सोलर पावर का यूज़ नहीं कर सकते। मतलब गजब मजाक है यार, गजब बेइज्जती है। अब भाई मान लो कि सरफेस के लिए मुझे 1 हॉर्स पावर का सोलर पावर प्लांट लग रहा था, ग्राउंड वाटर के लिए मैं 50 हॉर्स पावर का लगा दूंगा, पूरा खेत भर दूंगा सोलर पैनल लगा के। ये क्या लॉजिक हो गई भाई, क्या लॉजिक हुई है? रॉन्ग है यार। सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड नॉट फॉर द वंस विद पिस्टन। अच्छा, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो खाली सोलर, मतलब सोलर वाले से खाली सेंट्रीफ्यूगल चलेगा और इलेक्ट्रिसिटी वाले से पिस्टन भी चलने लगता है। क्या मजाक है यार, नाइदर वन एंड टू। ये क्वेश्चन बनाया क्यों था बताओ? पावर तो पावर होती है, सोलर हो, थर्मल हो, या फिर आपकी हो। 89 with reference to the current trends in the cultivation of sugarcane in India, consider the following statement. A substantial saving in seed material is made
when bud chip settings are raised in a nursery and transplanted in the main field. अरे बाप रे बाप. When direct planting of sets is done, the germination percentage is much better with single budded sets as compared to sets with many buds. अच्छा, if bad weather conditions prevail when sets are directly planted, single budded sets have better survival. पूरा जो है सुगर केन की खेती करा दी एकदम. सुगर केन कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग सेटलिंग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर. नाउ एक बात बताइए मुझे, लास्ट का स्टेटमेंट देखिए. सुगर केन, इतना हमें नहीं पता भाई क्या राम कहानी है. सुगर केन कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग सेटलिंग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर. अब प्लांट टिश्यू कल्चर एक टेक्नोलॉजी है जिसमें मैंने रिसर्च भी किया. उस पर किसी भी प्लांट के पार्ट वगैरह से एक प्लांट के पौधे की निर्माण की जाती है. पहले वो ट्यूब में रहता है, उसके बाद वो लैब में थोड़ा बड़ा स्पेस में रहता है, बाद में उसको प्लांटेशन की जाती है. तो शुगर केन कौन सी खेत की मूली है कि उसका हम प्लांट टिश्यू कल्चर नहीं कर सकते. शुगर केन भी तो प्लांट ही है ना. बड़े बड़े बरगद के पेड़ बन गए प्लांट टिश्यू कल्चर से. ये कौन सी बात हुई. आपका कहने का ये मतलब है कि हाथी के बच्चे को हम शुरुआत में घर में अपने दूध नहीं पिला सकते बॉटल पकड़ा के. सबको कर सकते हैं यार, डायनासोर को भी कर सकते हैं. शुगर केन कौन से खेत की मूली है, उस पर भी प्लांट टिश्यू कल्चर कर सकते हैं. दूसरी बात, ये एक तरह का एप्लीकेशन भी है प्लांट टिश्यू कल्चर का. तो एप्लीकेशन तो ऑलमोस्ट सही होता है राइट. तो हमारा 4 तो होगा. तो हमने ये तो 2 एलिमिनेट कर लिया मजे से. अब हम बच गए 1-4 के पास और 2-3-4 के पास. देखिए ये कॉमन वाला जो मैंने बोला था मोर कॉमन वाला अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ 1 एक तरफ 4 और एक तरफ 4 एक तरफ 2-3-4 है. 1 कॉमन नहीं है ना. यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तो वो वाला अप्लाई मत करिएगा अभी. अब 1-4 है, नहीं तो 2-3-4 है. लॉजिक लगाइए. हम कंफ्यूज हैं. 4 में तो अब नहीं है, 4 हमें तो देख लिया कि सही है. हम कंफ्यूज हैं, या तो 1 सही है नहीं तो 2-3 दोनों सही हैं. तो चलिए देखते हैं. 1 का हम नहीं जानते हैं. 2 को देखिए एक बार. व्हेन डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ सेट्स इज डन, मतलब पौधे के सेट उठाए पूरे जिसमें कि ढेर सारे उसके गुच्छे हैं. हिंदी ट्रांसलेशन देखिए यूपीएससी ने किया है सेट्स का सेट्स. ठीक है. लेकिन अगर आपको सिंगल बर्ड और डबल बर्ड ना समझ में आए तो ये देखिए, एक कलिका कई कलिका, बहु कलिका को कई कलिका लिख दिया. और यूपीएससी काहे से करते हुए, इससे बढ़िया तो मैंने ट्रांसलेशन किया था एक टाइम पे. खैर कोई नहीं. When direct planting of sets is done, the germination percentage is better with single budded set as compared to sets with many bud. अब हम पहला स्टेटमेंट से मतलब नहीं है डायरेक्ट प्लांटिंग किया कि नहीं किया. हमसे ये सिंपल पूछ रहा है कि एक प्लांट का मैंने किया, वहाँ पे मान लीजिए कल्टीवेशन किया, प्लांटिंग किया, उसमें ढेर सारे बड थे और हर बड से एक प्लांट निकलने के चांसेस हैं. और एक प्लांट हमने वहाँ पे डाला, उसमें बस एक बड है. आप मुझे खुद बताइए कि किस में ज़्यादा चांसेस है ज़्यादा ग्रो करने के, मतलब किस में जो है ज़्यादा पौधे निकलेंगे. जर्मिनेशन परसेंटेज किस में ज़्यादा होगा, जिसमें 10 हैं उसमें ज़्यादा होगा या जिसमें 1 है उसमें ज़्यादा होगा. ठीक. 2 और 4 काम खत्म, आंसर निकल गया. तो थोड़ा सा तो सही से पढ़ना पड़ेगा. एक कलिका बहु नहीं, एक कलिका कई कलिका, एक कलिका कई कलिका. तो इस तरह से जो है आपका 2 सही था. इसलिए एक मिनट रॉन्ग था ना, सॉरी. ये बोल रहे हैं कि सिंगल बडेड ज़्यादा होगा मल्टीपल बडेड से, मैंने उसको उल्टा पढ़ दिया. कोई बात नहीं, लॉजिक वही है. नहीं भाई, मेनी बर्ड्स जो हैं कई कलिका, उसमें ज़्यादा प्लांट बन रहे हैं सिंगल बर्ड से. ओके, तो ये रॉन्ग है. तो 2 रॉन्ग है, तो ये रॉन्ग हो गया ना, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग. 1-4 आंसर. बाकी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको रिसर्च नहीं करना एग्रीकल्चर में. क्वेश्चन नंबर 90 का फेर लगा है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज विथ फॉर माई डियर साउथ इंडियन फ्रेंड्स. Now I will speak in English for the 90 number question. In the context of India, which of the following is or are considered the practices of eco-friendly agriculture? Wow. Why they are asking such kind of questions which even a child can answer? क्योंकि सबको थोड़ा पॉजिटिव नंबर आ जाए. They are saying कि अगर हम इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर करेंगे तो उसके कौन कौन से, मतलब इसमें से कौन कौन चीज़ें. लैपटॉप में हैंग हो गया था. मतलब हमसे सिंपल ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इको फ्रेंडली स्ट्रक्चर को बढ़ावा देती हैं, इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर को बढ़ावा देती हैं. आप खुद सोचिए. क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है, इको फ्रेंडली है, कि एक क्रॉप पे डिपेंड करना अच्छा है. एक क्रॉप पे डिपेंड करेंगे तो वो एक तरह का न्यूट्रिशन सॉइल से लेगा, वो डिप्लीट हो जाएगा. बीच में अगर नाइट्रो लेगुमिनस वाला लगा देंगे तो सॉइल में नाइट्रोजन बढ़ जाएगी. एक क्रॉप रहेगा जो पानी ज़्यादा लेता है, तो अच्छा है कि बीच बीच में ऐसे क्रॉप भी लगाएं जो पानी कम लेते हैं. तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से तो फ़ायदा होगा ही. लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन पहले वाले पॉइंट में बता दिया. लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन से सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी. इको फ्रेंडली क्यों है, क्योंकि फर्टिलाइजर बाहर से कम देना पड़ेगा, यूरिया.
टेंसियोमीटर यूज, अभी हम ये नहीं जानते क्या होता है, लेकिन 1 2 तो सही है ना, तो 1 2 सही है तो फिर ये तो एलिमिनेट हो गया ना। हाँ, अब ये 1 2 3 और 1 2 3 4, अब 1 2 सही है तो इसको नहीं देखना है, 1 2 सही है तो इसको नहीं देखना है, 3 कॉमन है तो इसको नहीं देखना। तो टेंसियोमीटर का टेंशन आप ले क्यों रहे हैं जब उसको देखना ही नहीं है। बात तो खाली अब यहाँ पे ये देखने की फोर्स सही है कि नहीं सही है। वर्टिकल फार्मिंग, अब एक फार्मिंग जो है जापान वगैरह में ज़मीन की कमी है, तो वो लोग ज़मीन की जगह क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे रैक बना बना के वर्टिकल फार्मिंग कर रहे हैं, है ना। तो ये इको फ्रेंडली नहीं है, स्पेस कम नहीं ले रहा। हाँ बताइए, स्पेस कम नहीं ले रहा, सॉइल पे कम प्रेशर नहीं पड़ रहा है, ज़मीन कम नहीं, ज़मीन आप ये सोचो ना कि मैं इतना एरिया में फार्मिंग करूँ, मैं इसमें जो है वर्टिकल फार्मिंग ऐसे ढेर सारी रैक में करता रहूँ, तो कम स्पेस में ज़्यादा हो गया। नहीं तो आप पूरा जो जंगल काट देते तो इको फ्रेंडली होता क्या, नहीं होता ना। हो गया, तो आंसर आ गया, आंसर आ गया 90 का डी। कुछ है क्या, मतलब ये क्वेश्चन क्यों डाला गया। खैर 91, आप ओवर थिंकिंग करते इसलिए गलत हो जाता है। अच्छा, कभी कभी सोचते हो कि जब इतना बता रहा है इजी तो इसके भाई 125 नंबर या उससे कम भी क्यों आए हैं। 125 भी डिसेंट है, बट 125 भी क्यों आए, 150 160 क्यों नहीं आए। इसलिए क्योंकि ये मैंने एलिमिनेशन टेक्निक वगैरह कभी पढ़ी नहीं थी, सीखी नहीं थी, मैंने दूसरा एग्जाम अपना बहुत गलत तरीके से दिया है ना। मैंने बहुत डिसइंटरेस्टेड तरीके से तैयारी की यूपीएससी के मेंस के, तो आंसर राइटिंग की नहीं थी। प्री का भी बिना पढ़े लिखे जो चला गया था इस बार वाला भी खास करके। इनफैक्ट मेरा एडमिट कार्ड भी मैंने प्रिंट नहीं कराया था, भूल गया था, क्योंकि मैं रात को 11 PM पे उठा और मुझे पता चला कि एडमिट कार्ड तो मैंने निकाला ही नहीं। तो सुबह सुबह आपके जो हमारे कॉरिडोर फैमिली में ही राजन कुमार सिंह हैं, उन्होंने सुबह के 7:30 गाड़ी से गुजरते हुए मुझे अपना एडमिट कार्ड अपने प्रिंटर से प्रिंट करवा के दिया था। तो अब ऐसे एग्जाम दोगे अभी ना सोए हुए तो फिर तो आपका क्या ही होगा। 91, व्हाट आर द एडवांटेजेज ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर। फर्टिगेशन का मीनिंग नहीं पता तो कोई बात नहीं, हिंदी ट्रांसलेशन देख लीजिए। कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ है। कोई बात नहीं, हम गंवा रहे हैं, हमें नहीं पता। फर्टिगेशन वर्ड को थोड़ा ब्रेक कर दीजिएगा तो जरा क्या निकलेगा। फर्टिलाइजर, कृषि में लगता है ना मेजर कंपोनेंट फर्टिलाइजर। दूसरा कंपोनेंट क्या होता है कृषि में मेजर, इरिगेशन। ये सब कहीं ना कहीं करंट अफेयर में आया हुआ था, शायद PT 365 में भी हो। फर्टिलाइजर के साथ इरिगेशन, मतलब पानी जो है ना इरिगेशन के लिए, उसी में हल्का सा फर्टिलाइजर मिला दीजिए, यही होता फर्टिगेशन, कुछ अलग से नहीं है। वहाँ पे डाल देते कि सिंचाई के साथ फर्टिलाइजर, तो आपको समझ में आ जाता। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट देयर आर 1 2 3 4 4 ऑप्शन। अब आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। पहला है कंट्रोलिंग द अल्कलाइनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल। यस, हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट एक पड़ा हुआ है 2, एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज पॉसिबल। सबका मतलब पॉसिबल है, सब सारे जितने भी जो हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजेशन सबका जो है एप्लीकेशन पॉसिबल है, अच्छे तरीके से एफिशिएंट एप्लीकेशन पॉसिबल है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट जनरली राइट नहीं होते तो उसको हम रॉन्ग मान के चलते हैं, उसको रॉन्ग मान के चलेंगे। आंसर आ गया 1 3 4, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं थी। एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स इज पॉसिबल। ऑल अदर जो लगा दिया ना तो एक्सट्रीम हो गया, ठीक है। इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट इज पॉसिबल। अब ये पॉसिबल है कि नहीं बताइए। पानी में मिला दोगे तो इंक्रीज अवेलेबिलिटी होगी ना, सीधे सीधे प्लांट के अराउंड चला जाएगा फर्टिलाइजर, तो उसको न्यूट्रिएंट भी मिल जाएगा, क्योंकि पानी के अंदर यहाँ फर्टिलाइजर डाल रहा तो न्यूट्रिएंट मिलेगा ना यार। पानी के अंदर मिला के डालोगे तो फोटोसिंथेसिस करेगा तो मिलेगा ना उसको। तो 3 तो सही होना ही है, 3 सही होना है। तो वहाँ से भी आप जानते थे कि यहाँ पे कम से कम 1 एलिमिनेट कर सकते थे। 1 तो सही देखा ही आपने, 1 3 आपने ला दिया था। तो 1 3 लाने के बाद आपने देखा कि अब आप फंस गए ए और सी में। ए और सी में आपने 2 में देखा कि वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो 1 3 4 आंसर आ गया। रिडक्शन इन द लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स इज पॉसिबल। यस, रिडक्शन क्यों होगा लीचिंग में, क्योंकि ऐसे केमिकल न्यूट्रिएंट डालोगे तो वहाँ आसपास में बिखर जाएगा, सॉइल में चला जाएगा। लेकिन पानी के साथ जाएगा तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट के पास पहुँच जाएगा, हर जगह प्लांट के अंदर, तो हो जाएगा काम आपका, है ना। Consider the following minerals: bentonite, chromite, kyanite, sillimanite। इसमें से मेजर मिनरल कौन है? फोकस एरिया, मेजर मिनरल्स, माइनर मिनरल्स। मेजर मिनरल्स जो है यूनियन गवर्नमेंट देखती है, माइनर मिनरल्स का जो प्रोडक्शन है वो स्टेट गवर्नमेंट देखती है। तो मेजर मिनरल, माइनर मिनरल, ये यूपीएससी का फोकस एरिया 2-3 साल से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें से सिंपली पूछ रहे हैं कि मेजर मिनरल कौन है। अब यहाँ पे ये बताइए कि और कुछ नहीं सुना होगा, सबसे ज़्यादा क्या सुना आप बताओ, सबसे ज़्यादा इसमें से क्या सुना, सच्चाई से बताना। आपने बेंटोनाइट सुना है कि सिलिमेनाइट सुना है कि कायानाइट और क्रोमाइट सुना है, सच्चाई से बताना। मैं जानता हूँ, झूठ मत बोलना। आपने क्रोमाइट और कायानाइट सुना है, राइट?
मेजर मिनरल का ही नाम ज़्यादा सुनोगे ना, क्योंकि वो नेशनल न्यूज़ बनेगी, यूनियन गवर्नमेंट देखती है, तो मेजर मिनरल का नाम दिमाग में ज़्यादा है। ऐसे इसको सोचते हैं, ऐसे सोचने सुनने के पहले, ऐसे क्वेश्चन देखने के पहले, जब कुछ नहीं समझ में आ रहा तो दिमाग को शांत करिए, आंखों को बंद करिए और सोचिए बेंटोनाइट कितनी बार सुना? एक बार भी नहीं ज़िंदगी में सुना। क्रोमाइट बहुत सुना है, कायानाइट बहुत सुना है, सिलिमेनाइट नहीं सुना। तो जो सुना है किसको सुना होगा? जो नेशनल न्यूज़ में होगी, जिसपे यूनियन गवर्नमेंट के स्टेटमेंट आते होंगे। और अब पता है कि यूनियन गवर्नमेंट देखती है मेजर मिनरल्स के प्रोडक्शन को, तो जो क्रोमाइट कायानाइट जो ज़्यादा सुना होगा वही होगा ना मेजर मिनरल। तो ये दो तो फिक्स हो गए, ये दो फिक्स हो गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 2 और 3 कहीं भी नहीं है, बस इसके साथ है। दैट मीन्स कि सिलिमेनाइट भी मेजर मिनरल है, और इस तरह से आंसर जो है राइट निकल जाता है 2, 3, 4। अब 93 क्वेश्चन बड़ा टफ लगा कि ज्योग्राफी में हमने तो ये सब पढ़ा नहीं यार, क्या करें। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, 93 के क्वेश्चन में एक बात हो रही है ओशन के मीन टेम्परेचर की, उसके बारे में क्या क्या स्टेटमेंट सही है। मतलब ओशन का मीन टेम्परेचर, एक एवरेज टेम्परेचर के बारे में क्या सही है। बोल रहे हैं ओशन मीन टेम्परेचर इज मेजर्ड अप टू ए डेप्थ ऑफ 26 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म। हो सकता है विच इज 129 मीटर्स इन द साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च। ये थोड़ा आर्टिकल देखिए, ये आर्टिकल हिंदू में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में 2018 में आया था, मानसून वगैरह से प्रेडिक्शन से रिलेटेड था। उसमें बोल रहे हैं सी सरफेस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ ओशन मीन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं वेदर को प्रेडिक्ट करने के लिए, मानसून को प्रेडिक्ट करने के लिए की जाती हैं कि भाई जितनी गर्मी रहेगी ओशन में उसी हिसाब से मानसून विंड बनेगी ना। तो एसएसटी जो है उसके बारे में पहले उसकी शिकायत करते हैं कि वो तो बस फ्यू मिलीमीटर्स तक रेस्ट्रिक्टेड होता है टॉप ओशन का लेयर तक, और वो खास करके विंड से, इवापोरेशन से भी प्रभावित हो जाता है, थिक क्लाउड से। लेकिन अगर हम ओशन मीन टेम्परेचर को देखें तो वो 26 डिग्री सेल्सियस के आइसोथर्म तक रीड किया जाता है, जो कि काफ़ी स्टेबल होता है। मीन है ना, गहराई तक देखता है कि इसमें कितना टेम्परेचर बन रहा है, और उसका स्पेशियल स्प्रेड, मतलब ज़मीन के साथ जो स्प्रेड है ओशन के साथ, मतलब सरफेस के साथ जो स्प्रेड है लोकेशन के साथ, वो कम होता है, पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन देता है। 26 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म इज सीन एट डेप्थ वेरिंग फ्रॉम, यहाँ एक स्टेटमेंट देखिए, 26 डिग्री आइसोथर्म 50 मीटर से 100 मीटर के डेप्थ तक वेरी कर सकता है। जनवरी टू मार्च मीन 26 डिग्री सेल्सियस का अगर आइसोथर्म देखें डेप्थ का, तो जनवरी से मार्च में बोल रहे हैं इंडियन ओशन में 59 मीटर होता है। ओके, और ये रिसर्चर्स बोल रहे हैं देख के कि उन्होंने जब 25 ईयर के ओशन में के मीन टेम्परेचर को स्टडी किया तो बोला कि एसएसटी छोड़िए सी सरफेस टेम्परेचर, ओशन मीन टेम्परेचर से जो है हम 20 आउट ऑफ 25 ईयर्स, मतलब 80% सक्सेस रेट हो गया, रेनफॉल का प्रेडिक्शन मानसून के समर सीजन में अच्छे से कर सकते थे, है ना। और अगर सी सरफेस टेम्परेचर वाले से देखते डेटा से एसएसटी से, तो उसकी सक्सेस रेट बट 60% थी। तो आप बोलिए वेदर में क्या अच्छा रहेगा, ओएमटी अच्छा रहेगा ना एसएसटी से, क्योंकि ओएमटी जो क्या देखता है, गहराई तक देखता है, ओशन का मीन टेम्परेचर देखता है। एसएसटी बस ऊपर के जो है शैलो लेवल पे देख लेता है, ऊपर से सी सरफेस पे कुछ मिलीमीटर पर बोलता है वेदर प्रेडिक्शन। तो ये गलत था, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में चले आइए, ओएमटी इज मेजर्ड अप टू ए डेप्थ ऑफ 26 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म, ये तो ठीक है, लेकिन जनवरी से मार्च में हिंदू में कितना बताया था, कितना मीटर, 129 था या 59 मीटर था, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है ना। दूसरा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि यूपीएससी में जब आपके दो स्टेटमेंट है तो नाइदर 1 नॉर 2 के चांसेस कम होते हैं। जब आप ऐसे में कंफ्यूज हो जाए तो एक ऑप्शन के साथ कम से कम जाएं, लेकिन दूसरा ऑप्शन देखिए सही है कि नहीं। पहले ओएमटी कलेक्टेड ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च कैन बी यूज्ड इन असेसिंग वेदर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन मानसून विल बी लेस और मोर देन ए सर्टेन लॉन्ग टर्म मीन। ये स्टेटमेंट पूरा कॉपी किया हुआ है, देखिए ना, वेदर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द समर मानसून वाज मोर और लेस देन द लॉन्ग टर्म मीन, ये लिखा हुआ है ना। वेदर द मानसून अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन मानसून विल बी लेस और मोर देन द सर्टेन लॉन्ग टर्म मीन, कॉपी किया हुआ है, पता है। थोड़ा सा अगर पहले वगैरह का पढ़ के रखते कुछ ऐसा रहता, हालांकि 2018 का तो 2 साल का करंट अफेयर तो आप आजकल करके जाते ही हैं, तो ये सही हो जाता है। बट एक सिंपल सी बात है कि ओशन मीन टेम्परेचर अगर हमको पता है, अगर हम एक ओएमटी पता, देखिए फुल फॉर्म दे दिया यार, कंफ्यूज नहीं किया। ओशन का मीन टेम्परेचर पता है, ओशन की वार्मिंग के हिसाब से मानसून कितना आएगा नहीं आएगा ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो जेनेरिक स्टेटमेंट है, सही बात होगी ना। 2 तो सही होगा, हमें पता है। अब ऐसी कंडीशन में नाइदर वाला ऑप्शन तो पहले भी बोला कि वो बहुत लीस्ट प्रोबेबल होता है ऐसे भी यूपीएससी के ऑप्शंस में, तो नाइदर नहीं होगा। नाउ यू आर कंफ्यूज बिटवीन बोथ 1 and 2 तो ऐसे कंडीशन में जब आपको कुछ नहीं पता हो तो फिर आप दोनों मार्क करिए, एक मार्क करिए, आपकी मर्जी। या कोई ट्रिक कोई बोल दे कि नहीं ऐसे कंडीशन में एक ही सही होता, दूसरा स्टेटमेंट सही होता है, ये सारी बातें गलत होंगी, एग्जाम में इसका साइड इफेक्ट आ जाएगा।
ऐसे कंडीशन में आप अपना अकड़ बकड़ करिए और कर दीजिए उसके हिसाब से। लेकिन जब बहुत ज़्यादा डिटेल्स दी हुई हो ना, खास करके 26 डिग्री भी दिया हो, 129 मीटर भी दिया हो, इंडियन ओशन भी दिया हो, जनवरी टू मार्च दिया हो, जब इतनी डिटेलिंग करने लगे तो समझ लीजिए कि उसको कॉपी पेस्ट करना था, क्वेश्चन यहाँ पे डालना था, उसमें उसने एक ना एक डेटा चेंज कर दिया और उसको रॉन्ग बना दिया। इस लॉजिक पे जाइएगा तब आप टू ओनली मार्क कर पाइएगा। यू आर गेटिंग इट। जब एक ही लाइन में बहुत सारे डेटा देने लगे, डिटेल्स देने लगे, तो आप मान के चलिए कि यूपीएससी के पेपर सेटर को कॉपी करना था, लेकिन कॉपी करते हुए उसको कंफ्यूज करने के लिए एक कहीं पे चेंज कर देना था ताकि इंसान रॉन्ग करके मार्क चलाए। तो इसीलिए आपका यहाँ पे आप आराम से टू ओनली करके आइएगा, आपका सही हो जाएगा। 93 के बाद हम लोग 94 देखेंगे। 94 में हम क्या देखेंगे? आगे एग्रीकल्चर विथ रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। केमिकल फर्टिलाइजर यूरिया, डाइअमोनियम फॉस्फेट के बारे में 1 2 3 तीन स्टेटमेंट है। एट प्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज मार्केट ड्राइवन एंड नॉट एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट। क्या मजाक है भाई? रिटेल प्राइसेज अगर मतलब मार्केट ड्राइवन होते तब तो यूरिया का जो हमारा नीम कोटेड यूरिया बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, महंगा पड़ता, यूरिया का स्मगलिंग ही नहीं होता बांग्लादेश में। यूरिया तो हाईली सब्सिडाइज्ड है, सब्सिडी के तरीके अलग है। अब आधार लिंक्ड हो रहा है, दुकानों पे नॉर्मल प्राइस मिलेगी, किसान को जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे, ये सब करेंगे, लेकिन यूरिया हाईली सब्सिडाइज्ड। और यही तो प्रॉब्लम है यूरिया का ओवर यूज होना। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल रॉन्ग है। और 1 रॉन्ग होते आपके पास बस 2 बचते हैं, और 2 बचते हैं तो कौन सा सही होता है? जहाँ पे ज़्यादा होता है। जब क्यों? क्योंकि 2 कॉमन है। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट तो देखा ही नहीं है। अमोनिया विच इज इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस। ये तो सबको पता है, अमोनिया नेचुरल गैस से बनता है, क्योंकि नेचुरल गैस में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, और वहाँ पे यही खेल जो है आपके अमोनिया में भी चलता है। हाइड्रोजन की बात होती है, उसका एक प्रोसेस का नाम भी होता है, मैं भूल रहा हूँ, हेबर प्रोसेस और समथिंग, हमने पढ़ा था ना केमिस्ट्री में। सल्फर विच इज ए रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। ये स्टेटमेंट भी सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि ऑयल रिफाइनरीज हो, कहीं भी जहाँ भी फॉसिल फ्यूल है वहाँ पे सल्फर आएगा बाई प्रोडक्ट। ठीक है, सल्फर बाई प्रोडक्ट आएगा। सल्फर इनफैक्ट आपके कोल वाले में भी मैंने आपको बताया था कि इंडिया में सल्फर होता है। तो जो रिफाइनरीज होती हैं, जो पेट्रोलियम का क्रूड ऑयल का रिफाइनरी होता है, तो वहाँ पे सल्फर रिलीज होता है, और उसी सल्फर को आप फास्फोरिक एसिड के फर्टिलाइजर, पहले बोल दिया ना, सल्फर विच इज रॉ मटेरियल फॉर फास्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर। ये स्टेटमेंट सही है, उन्होंने सही दे दिया। वो बोल रहे हैं ऑयल रिफाइनरी का बाई प्रोडक्ट होता है कि नहीं, तो ऑब्वियस है फॉसिल फ्यूल से सल्फर आएगा। 2 और 3 सही होगा। वेरी इजी क्वेश्चन अगर आप सही से एलिमिनेट कर पाओगे तो, है ना। 94 के बाद 95 देखेंगे। 95 में क्या देखेंगे? विथ रेफरेंस टू द इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क, इंडिया डेजर्ट नेशनल पार्क। अब ये डेजर्ट नेशनल पार्क आपको 2 जगह कंफ्यूज कर सकता है। आप सोच सकते हैं कि डेजर्ट नेशनल पार्क ये बोल रहे हैं आपके हिमाचल प्रदेश वाले, लद्दाख वाले एरिया को, मतलब नॉर्दर्न जहाँ पे कोल्ड डेजर्ट है उसकी बात कर रहे हैं, या फिर राजस्थान की बात कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। हमें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट। तो ये तो मैंने पढ़ाया था मैप में कि 2 डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बोल के अच्छे से पढ़ाया था। देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क। ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। कोई भी नेशनल पार्क ऐसा जहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन नहीं हो, कालबेलिया लोग डांस कहाँ करेंगे अगर, हाँ, अगर राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क में ये होगा नहीं ह्यूमन हैबिटेशन, तो जो ऊँट पे जो वहाँ पे जो ऊँट का मेला लगता है वो सब कैसे होगा? फॉरेनर कैसे आएंगे? अब जाके वहाँ पे चावल का जो, चावल नहीं, वहाँ पे जो भी है लोकल देसी दारू कैसे पियोगे? कालबेलिया डांस कैसे होगा? डेजर्ट सफारी कैसे होगी? जगह पर कोई विलेजर रहेगा ही नहीं, सारे लोग बाहर से जाएंगे, तो आपको सफारी वहाँ पे करवाएगा कौन? एक्सट्रीम स्टेटमेंट। देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन का क्या मतलब है यार? नो ह्यूमन हैबिटेशन, कोई ना कोई का तो घर होगा वहाँ पे, कोई रिसर्चर तो होंगे वहाँ पे। ठीक। इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ऑब्वियस है राजस्थान का ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान के अलावा पाकिस्तान के एरिया में भी पाया जाता है, ये भी सही है। बट आपने तो क्या 2 को एलिमिनेट कर दिया ना, तो क्वेश्चन में क्या है? 2 को एलिमिनेट करने के बाद बचता ही क्या क्वेश्चन में? नो ह्यूमन हैबिटेशन तो पॉसिबल नहीं है। 1 और 3 यही बच गया ना, सिंपल आंसर। हमारा लेक्चर भी करके जाते कॉरिडोर का नेशनल पार्क वाला, तो वहाँ से भी कर लेते हैं। 96 सियाचिन ग्लेशियर। ये मैंने जब आपको इंडिया चाइना का फॉरेन रिलेशन, इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट कराया था, तो वहाँ पे मैप दिखाया था। सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ द नुब्रा वैली। ऐसे इंडिया का मैप बनेगा। यहाँ पे सियाचिन है और नुब्रा वैली, वहाँ पे नुब्रा वैली वहाँ पे निकल के आती है वहाँ से, और ऐसे जाती है। तो जो निकल के आएगी नीचे जाएगी, तो भाई ऊंचाई से नीचे जाएगी, तो नुब्रा वैली उसके नॉर्थ में, सियाचिन ग्लेशियर उसके नॉर्थ में ही होगा ना। हो गया काम। ये सियाचिन है, ये नुब्रा वैली है। सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द, अब देखिए ऑप्शन भी कैसे, नॉर्थ ऑफ द नुब्रा वैली नहीं समझ में आ रहा था, कुछ तो ऐसे ही एलिमिनेशन पॉसिबल है। ये इंडिया का मैप हुआ टॉप वाला, है ना। यहाँ पे सियाचिन पड़ता है। ये एरिया तो पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ, तो सियाचिन लॉजिकल है कि यहीं पे पड़ेगा, है ना।
तो ये हो गया आपका सियाचिन ग्लेशियर। अब बोल रहे हैं कि ईस्ट ऑफ अक्साई चीन है। भाई अक्साई चीन यहाँ पे चाइना ने कब्जा किया हुआ है यार, ठीक। तो इसके ईस्ट में जाएंगे तब तो हम चाइना पहुंच जाएंगे, तिब्बत पहुंच जाएंगे। तो ये तो पक्का एलिमिनेट कर सकते हैं। ईस्ट ऑफ लेह, अब लेह यहाँ पे है, ठीक, लेह यहाँ पे है। इसके ईस्ट में जाएंगे तो फिर से तो हम चाइना पहुंच जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। नॉर्थ ऑफ गिलगित, क्या मजाक है, गिलगित बल्तिस्तान का एरिया पे तो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया हुआ, तो ये तो पहुंच जाएंगे हम तजिकिस्तान और पता नहीं कौन सी कंट्री पहुंच जाएंगे। तो कुछ लॉजिक था क्या? नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली होगा ना, सिंपल है भैया। जब आपको पता है कि इंडिया के मैप में कम से कम कि यहाँ पे सियाचिन है, ठीक, यहाँ पे आपका लेह लद्दाख है, और ये पार्ट पे जो है किसने कब्जा किया हुआ है, ये पार्ट ले लिया है हमारा अक्साई चीन, चाइना ने, और ये पार्ट जो है गिलगित बल्तिस्तान जो ले लिया पाकिस्तान ने। इतना हमारे पास हमारे द्वारा रूल किया जा रहा है, ये एरिया जो हम रूल कर रहे हैं, इतना ही रूल कर रहे हैं। नाउ सी द ऑप्शन, एक ऑप्शन बोल रहा है ईस्ट ऑफ अक्साई चीन। अक्साई चीन ये एरिया है, इसके ईस्ट मतलब कि हम चले जाएंगे चाइना में। तो नुब्रा वैली, तो सियाचिन तो हमारे सबको ही जानते हैं कि हमारी फोर्सेस सियाचिन में रहती, इतना तो सबको पता है। कितनी बार वहाँ पे जो है सैंड, वो सॉरी स्नो जो होती है स्लाइड कर जाती है, क्या बोलते हैं उसको, एवलांच, काफ़ी हमारे फोर्सेस की वहाँ पे जो है डेथ हुई है। तो ये ईस्ट में तो नहीं हो सकता। ईस्ट ऑफ लेह, फिर से आप चाइना चले जाइएगा, ईस्ट ऑफ लेह में चाइना के कब्जा वाले अक्साई चीन में चले जाइए। नॉर्थ ऑफ गिलगित, गिलगित के नॉर्थ में, इसके नॉर्थ में बोल रहा हूँ, कहाँ जाना है भाई, उरुमकी जाना है क्या, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान जाना है क्या? नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, बस एक ही तो बचता है यार मार्क करने के, तो और क्या मार्क करोगे, आपकी मर्जी है कुछ और करने की तो कर लो, फिर आके जाके बोलोगे आपकी घंटा साला। 97 विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, भीलसा, द्वार समुद्रा, गिरिनगर, स्थानेश्वर। ओके, थोड़ा सा भी अगर आपने मेरा तमिलनाडु का लेक्चर किया होगा, ये तो मैंने आपको कितनी बार बताया, गिरनार करके, गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन, रुद्रदमन, गुजरात 10 बार पढ़ाया है। 3 तो सबको पता है, गिरिनगर इज, गिरनार को बोल रहे हैं कम से कम गुजरात में, तो 3 तो सबको पता है कि सही है, और 3 अगर सही है तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, बच गए 2 3 या 1 3। अब 3 इज कॉमन, तो देखना है 1 और 2 में कौन सा सही है। 1 है भीलसा मध्य प्रदेश, शायद ना पता हो, द्वार समुद्रा महाराष्ट्र, शायद ना पता हो। ऐसे में आप अपने हिसाब से मार्क करिए और क्वेश्चन लेके आइए। थोड़ा सा लेकिन और दिमाग लगाएंगे तो आपको पढ़ाया मैंने, विदिशा पढ़ाया था, जहाँ से सुषमा स्वराज ने शायद इलेक्शन भी लड़ा था, सांची का स्तूप के पास है। भीलसा जो है डिस्ट्रिक्ट पहले वही, विदिशा वहीं पे था, ठीक है, भीलसा विदिशा सब पास में एक ही जगह का नाम था, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसलिए आंसर इसका 1 और 3 होगा, ठीक है। एक तो आप आराम से गिरनार वाला आराम से कर सकते थे, उसके बाद इजी था। 98 ओके, ये जो है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी और नेशनल वाटर कमीशन, ये सब हमेशा बहुत न्यूज़ में रहते थे, बहुत न्यूज़ में रहते थे। PT 365 वगैरह में कैसे बने हैं बताते थे। अब यहाँ पे देखिए आपको बोला है कि कुछ स्टेटमेंट है, बताइए कि सही कौन सा है। 36% ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट्स आर क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। अब हमें नहीं पता है कि ये बात सही है कि नहीं, ये एक डेटा दिया है और एक ही डेटा दिया है, सो वी कांट इवन से कि बहुत डेटा दिया है तो कुछ ना कुछ गलत होगा यहाँ पे, तो इसको तो हम नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी वाज फाउंड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। मैंने आपको EPA डिटेल में पढ़ाया था, सारे एनवायरमेंट के लॉज पढ़ाए थे और बताया था कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी EPA के थ्रू ही बना है, तो 2 सही था, 2 सही था, तो आपने ये एलिमिनेट कर लिया, 2 3 और 2 ओनली। और जब 2 कॉमन हो जाए कन्फ्यूजन हो तो 2 3। इंडिया हैज़ लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरीगेशन, येस इंडिया हैज़ लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरीगेशन विच इज़ अ सैड थिंग, क्योंकि हमारा कैनाल वगैरह उतना डेवलप नहीं हुआ है। सी नहीं बोल रहा, रिवर से इतना हम नहीं कराते, कैनाल नहीं हमने किया है। पोर्टेबल वाटर जो है हमारा, वो हम जो है जनरली ग्राउंड वाटर से ही सारा निकालते हैं। हमारा वाटर का सप्लाई जो है एरिया में इरिगेशन में वो प्रॉपर नहीं है, ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं, इसीलिए हमारा ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है। चाइना नहीं है 1 नंबर पे, ठीक है। नहीं भी पता होता तो यहाँ पे आपको मेरी ट्रिक लगानी थी। 2 आपको पता है सही है, और उसके बाद आपको क्या करना, ठीक है, जब कॉमन आ जाए तो 2 स्टेटमेंट वाले को गारंटी नहीं है, ठीक है, हो जाएगा, लेकिन चिंता मत करिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जेट स्ट्रीम्स अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली। क्यों भाई, क्यों, कोई दिक्कत है क्या? हमने हमेशा ये पढ़ा है कि साउदर्न हेमिस्फीयर की जो जेट स्ट्रीम होती है वो इनफैक्ट ज़्यादा फास्ट होती है क्योंकि लैंड एरिया कम है। ये तो एकदम गलत है। बच गए 2।
लेकिन यहाँ पे कॉमन भी है, लेकिन कुछ और आ रहा है आंसर। होता है ऐसा। ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई। ओके, ये अब हमें नहीं पता है। द टेम्परेचर इन साइड द आई ऑफ ए साइक्लोन इज नियरली 10% लेसर दैन दैट ऑफ द सराउंड। ये स्टेटमेंट गलत कर दिया गया। इसके लिए हालांकि ज्योग्राफी की अच्छी नॉलेज चाहिए। देखिए, जो साइक्लोन का आई होता है वहाँ पे प्रेशर तो हाँ, साइक्लोन का जो आई होता है उसमें प्रेशर तो बाहर से कम होता है, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ ए साइक्लोन इज नियरली 10% डिग्री लेसर, नहीं ज़्यादा होता है बाहर से, प्रेशर कम होता है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग थी, तो 3 रॉन्ग था ना, 3 रॉन्ग था। ठीक है, 1 2 में कन्फ्यूजन था। तो जेट स्ट्रीम तो हम पहले ही जानते कि भाई ऐसा नहीं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न में भी होता, तो ऐसे करके 2 आया था। लेकिन ये नॉलेज का भी क्वेश्चन था। ठीक है, नॉलेज का भी क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें ज्योग्राफी का बहुत कोर एरिया पूछा गया था। अब ये है क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। अब यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि टाइगर रिजर्व इंडिया में 4 हमने आपको ऑप्शन में दिए, उसमें सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। ये पूछा है कि जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है वो सबसे बड़ा किसका है इन 4 ऑप्शन में। बट आपको पता है क्वेश्चन वही है। इनफैक्ट इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व ही है। ये 4 ऑप्शन की बात नहीं है। ओवरऑल इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व ही है। और अगर बात करें क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की, तो कोई टाइगर रिजर्व जो होता है उसकी एक कोर होता है, बाहर का पेरीफेरी होता है, बाहर का एरिया जहाँ पे इंटरचेंज होता है। कोर ही तो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट होता है। तो जिसका एरिया सबसे बड़ा, लॉजिकली उसका कोर भी सबसे बड़ा होगा, इसीलिए एरिया बड़ा बनाया गया ही है। तो नागार्जुन श्री सैलम। इसके साथ ही आपका समाप्त होता है। और आपको मजा आया हो तो आप जो है कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मजा आया है, और आपको मज़ा नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यू एंजॉयड अ लॉट। ठीक, थैंक यू सो मच। अब हम थोड़ा ब्रेक लेके 2019 का पेपर आराम से करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।